जिंदगी के भिन्न रंगों को समेट कहानी का आकार देता हूं। कुछ इसलिए ही तो कहानीकार कहलाता हूं। मित्रों, हमारी कहानियां सुनने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें। कहानियों के घर में आपका स्वागत है। मैं हूं कहानीकार सुधांशु राय और सुना रहा हूं एक अलग कहानी जिसका नाम है द कर्स्ड वेल। निहार आज रात भी लैब में अपनी रिसर्च में लगा था। लगभग 1 बज चुके होंगे, लेकिन उसका दिमाग आराम करने को तैयार था ही नहीं। चारों ओर मशीनें ही मशीनें लगी थीं। हर मशीन एक बड़े बेड की तरह थी, जिन पर उन लोगों की बॉडी पड़ी थी जिनकी मौत बस पिछले कुछ घंटों पहले हुई थी। हर शरीर के ऊपर कई सारी तारें आकर लगी थी, जैसे वो दिमाग को पढ़ रही हों। पर मरे हुए लोगों का दिमाग निहार क्यों पढ़ना चाहता था? आखिर उनमें अब कैसी हरकत होगी? वो बस मॉनिटर को देखता और रीडिंग्स नोट करता जाता। इतने बड़े लैब में, वो भी इतनी डेड बॉडीज के बीच, वो अकेला था। आम आदमी तो सन्नाटे में चला जाए। जब उसकी आंखें थकने लगी तो वो साथ लगे बेंच पर थोड़ी देर के लिए बिखर गया। नींद उससे ऐसे लिपटी मानो वो कहीं गुम सा हो गया। घड़ी रात को पीछे ढकेलने लगी और निहार सपनों के बीच गोते लगाने लगा। अचानक मॉनिटर पर हुई एक बीप ने उसे भौचक्का कर उठा दिया। शायद कोई रीडिंग थी जिसकी तलाश निहार को कब से थी। पिछले 6 सालों से वो एक वाइब्रेशन की खोज में लगा था, जो मरे हुए इंसान के दिमाग से मिल सकती थी। वो तुरंत मॉनिटर के करीब जा रीडिंग्स को बारीकी से जांचने लगा। उसके चेहरे पर आई रौनक साफ बता रही थी उसे वो रीडिंग मिल चुकी थी। क्या डेड ब्रेन से उसे कोई सिग्नल मिला? उसने हर संभव प्रयास किया ये जानने का कि रीडिंग का मतलब क्या है, पर लगभग 1 हफ्ते लगे रहने के बाद भी रीडिंग्स उसके लिए बस कुछ वेव्स ही थी। दरअसल निहार मरे हुए लोगों की ट्रैप्ड मेमोरीज पर रिसर्च कर रहा था। उसका मानना था जब इंसान मरता है तो या तो उसकी कोई सबसे खूबसूरत मेमोरी या फिर सबसे दर्दनाक मेमोरी उसके दिमाग में रह जाती है, और यही डिसाइड करता है मरे हुए लोगों का अगला जन्म, कि आखिर उनकी मानसिकता कैसी होगी। क्या वो खुशहाल रहेंगे या फिर पुराने जन्म की पीड़ा ले बस जिंदगी तड़प तड़प कर गुजारेंगे। यही आखिरी स्मृति वो बस अगले जन्म में ले जा पाते हैं। पर अगर वो इसे ऑल्टर कर दें तो क्या होगा? अगर सिर्फ लोग अच्छी यादों को लेकर ही अगले जन्म में जाएं तो संसार में आने वाले लोग उसे खुशहाल बनाएंगे। मीडिया, यहां तक कि बड़े बड़े साइंटिस्ट ने भी निहार का मजाक उड़ाया था। डेड ब्रेन से मेमोरी एक्सट्रैक्ट किया जाएगा। अब क्या वैज्ञानिक इन बातों पर यकीन करेंगे? आज जब निहार घर से निकला तो पाया कोहरा बहुत ज्यादा ही है। थोड़ी दूरी पर देख पाना भी दुर्लभ था। दिसंबर की रातें अक्सर कोहरे का तोहफा लेकर आती हैं। उसने घड़ी की ओर देखा। रात के 10 बज रहे होंगे। उसने अपने असिस्टेंट का मैसेज भी देखा। वो लैब पहुंच चुका था। निहार ने थोड़ा सोचा और फिर गाड़ी की जगह साइकिल पर ही निकल गया। किसी तरह वो लैब पहुंचा। मुझे पता था कोहरा होगा। आज तो मैं 8 बजे ही घर से निकल गया था। असिस्टेंट रवि सामने बैठा कॉफी पी रहा था। लाए हो वो? निहार बिल्कुल भी समय गंवाने के मूड में नहीं था। उसने कुछ मंगाया था। सर, आपको थोड़ा सीरियसली विचार करना चाहिए। जो आप करने जा रहे हैं उसका रिवर्स इंपैक्ट भी हो सकता है। रवि कुछ बोलता। निहार का चेहरा देख उसने वो किट बाहर निकाली जो निहार ने उससे मंगाई थी। कुछ ही देर में निहार के सर पर कुछ तारें लग गईं। शायद वो अब उस सिग्नल को खुद के ब्रेन में ट्रांसफर कर डिकोड करना चाहता था। रवि मॉनिटर के सामने बैठा था और उसे निहार के इशारे पर प्रोसेस शुरू करना था। वो अब भी यही चाहता था कि निहार ये पागलपन बंद कर दे, क्योंकि इसके परिणाम घातक हो सकते हैं। पर वो जानता था उसकी कुछ भी नहीं चलने वाली। निहार ने सर हिलाया और रवि ने प्रोसेस शुरू कर दिया। अब उस डेड बॉडी की मेमोरी को निहार के ब्रेन में ट्रांसफर कर दिया गया।
अचानक निहार की पूरी बॉडी स्थिर हो गई। जरा सी भी मूवमेंट नहीं थी। रवि को कुछ समझ नहीं आया। निहार ने कुछ ही पल बाद आंखें खोली। अंधेरे से कमरे में था वो। आसपास उसने देखा और फिर बाहर आ गया। चारों तरफ बस कोहरा ही कोहरा था। वो ओस की बूंदों को अपने चेहरे पर महसूस कर सकता था। ठिठुरते शरीर को उसने गर्माहट के लिए जकड़ा। दोनों हाथों को छाती पर मोड़ लिया। रवि, रवि, निहार ने आवाज लगाई। क्या उसके साथ कुछ हो गया था? कहीं ऐसा तो नहीं वो कई दिनों बाद उठा। चारों तरफ ऊंची दीवारें थी, पुरानी काली दीवारें। निहार ने पास जा उन दीवारों को छुआ। कुछ भी समझ पाना मुश्किल था। वो अंदर की तरफ गया। आगे की तरफ एक लंबी गैलरी थी। उस पर खामोशी इस तरह पसरी थी मानो सालों से उन पर कोई चला ही ना हो। वो धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। अचानक वो गैलरी 3 हिस्सों में बंट गई। अब वो जाए तो किस ओर जाए? कोई है जो मेरी आवाज सुन सकता है? पर उसे बस अपनी गूंजती आवाज ही सुनाई दे रही थी। अंधेरे ने मानो निहार को गुमराह कर दिया। डर उसके करीब आ चुका था। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। वो कौन सी जगह आ गया है जहां ना तो कोई मौजूद है और ना ही रोशनी का कोई स्रोत है। उसने सीधे जाने का निर्णय लिया। वो कुछ ही कदम गया होगा कि उसे दूर कोई आवाज सुनाई दी, पर वो पीछे की तरफ थी। वो वापस लौटा और वहां पहुंच गया जहां वो पहले था। एक ऊंची दीवार नीचे से टूटी हुई थी। निहार कोहरे के बीच टूटी जगह से बाहर आया। अब वो आवाज साफ सुनाई दे रही थी। रस्सी और बर्तन। रस्सी रगड़ खा रही थी और बर्तन बज रहा था। उसके कदम उस ओर जाने लगे जिस ओर से आवाज आ रही थी। कोहरा हल्का छटने लगा, पर वो दृश्य उसने अब देखा जिसने उसके रोंगटे खड़े कर दिए। फटी आंखों से वो सामने का नजारा देख रहा था। एक बड़े से बरगद के पेड़ के नीचे कुआं था, जहां एक औरत खड़ी रस्सी के सहारे कुएं से पानी निकाल रही थी। वो अजीब से अंदाज में रस्सी को खींचती, फिर रुक रुक कर कुछ करती और फिर दोबारा खींचने लगती। खामोशी के बीच वो आवाज किसी का भी हृदय भेद सकती थी। क्या चल रहा था? कहां है निहार? आप इतनी रात यहां क्या कर रही हैं? निहार ने पूछा। वो औरत घूंघट में थी। उसके हाथों पर कुछ शब्द उधे हुए थे। निहार को अनसुना कर वो रस्सी खींचने में व्यस्त हो गई। उसके पांव में कई कड़े बंधे थे। हिम्मत जुटा निहार ने वापस पूछा, मैं आपसे पूछ रहा हूं। वो औरत पलटी और उसने मटके का पानी निहार की ओर फेंक दिया, पर मटके में पानी नहीं, खून था। वो औरत चिल्लाई और उसका मुंह इतना बड़ा हो गया कि निहार की चीख निकल गई। उस औरत के चेहरे पर सिर्फ शब्द लिखे थे। आंखें इतनी लाल थी कि मानो खून से भरी हो। निहार का पूरा शरीर ठंडा पड़ गया। उसके पैर जम गए। उसका दिल जोरों से धड़कने लगा। सन्नाटे के बीच मौत की आवाज अब वो सुन सकता था। आखिर क्या चल रहा है निहार के साथ? कौन है वो औरत? क्या मौत निहार के बेहद करीब है? सुनाऊंगा आगे की कहानी द कॉस्ट वेल भाग 2 में। मित्रों, यदि ये कहानी आपको पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें। आप हमें फेसबुक पर सुधांशु राय ऑफिशियल और इंस्टाग्राम पर कहानीकार सुधांशु राय के नाम से खोज सकते हैं।